प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए। जो बच्चे यूपी पुलिस कांटेवर्दी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि उन्हीं के एग्जाम में यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को ही इसमें कराया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर एग्जाम में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, ये टॉप जो 20 चैप्टर है यानी अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी आपका फुल सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 करा चुका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 729 है और उस पर 149 पावर दिया हुआ है। कह रहा है में इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे आप एलकेजी यूकेजी से कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, इकाई दहाई वाला जो होता है, जैसे 256 मैंने लिखा, तो आप क्या पढ़ते हैं कि इकाई दाहिने साइड से लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। जो ये आप इकाई पढ़ते हैं यही इकाई होता है, दूसरा कोई इकाई फकाई नहीं होता है। तो यही इकाई होता है जो आपने पढ़ा है। तो जैसे 729 है, इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें पावर 149 है। तो हम क्या करेंगे, 72 को काट दीजिए, 7 2 को काट दीजिए, जो इकाई का अंक 9 है सिर्फ उसको लीजिए और उस पर 149 पावर बनाइए। अब चूंकि 9 पे 149 पावर अगर हम फैलाएंगे तो फैलाते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा जो सेकेंडों में हो जाए, बिल्कुल है। अब देखिए मैं बताता हूँ, 9 पर अगर 1 पावर करते हैं तो आप कहेंगे 9 आएगा। 9 पर अगर हम 2 पावर कहते हैं तो आप कहेंगे कि 81 आएगा। 9 पर अगर 3 पावर करते हैं तो आप कहेंगे 729 आएगा। और 9 पर अगर हम 4 पावर करते हैं तो 9 9 81, 9 दूना के 18, 18 और दोस्तों 8 हो जाएगा 26, और 9 7 63, 63 और 2 दोस्तों हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा, 65 81। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 पावर थी तो इकाई का अंक 9 था, 2 पावर हुई तो इकाई का अंक 1 हो गया, फिर 3 पावर हुई तो इकाई का अंक 9 हो गया, फिर 4 पावर हुई तो इकाई का अंक 1 हो गया। यानी 9 9 खुद को रिपीट कर रहा है, 1 छोड़ 1। ऐसे 1 इकाई का अंक खुद को रिपीट कर रहा है, 1 छोड़ 1। यानी कि अगर पावर आप देखें 1 थी, पावर 3 थी, तो इकाई का अंक 9 को फैलाने पर क्या आया, खुद 9 आया। और दोस्तों पावर 2 थी, पावर 4 थी, तो इकाई का अंक 1 आया। इससे ये पता चला कि अगर 9 पर पावर सम है, 9 पर पावर सम है तो 1 इकाई का अंक आएगा। और 9 पर दोस्तों पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक जो है आपका क्या हो जाएगा, खुद 9 आएगा। बस इसी पे ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब हमें देखना है 9 पे जो पावर है दोस्तों वो सम है कि विषम है। तो आप कहेंगे कि उस पर तो पावर विषम है, 2 से कटेगी नहीं तो वो विषम है, 2 से कटती तो सम है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका इकाई का अंक हम फैलाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हर नंबर का अलग रूल होता है, जैसे 2 4, 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है, उनका अलग अलग रूल है। तो सबका अलग अलग रूल होता है। पिछली वीडियो में मैं इकाई से अंक से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, उसको भी जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें, एक 5 अंक की संख्या है। 5 अंक की क्या संख्या, 247 x 8 है। यही कह रहा है कि 247 x 8 5 अंक की संख्या है। कह रहा है 44 से विभाजित होती है। कौन से 44 से विभाजित हो रही है, तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, x की जगह कौन सा अंक आएगा। देखिए कोई संख्या अगर 4 से 44 से विभाजित हो रही है तो इसके गुणनखंड यानी 4 और 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 44 से विभाजकता का नियम नहीं होता है, लेकिन 4 और 11 से हमें विभाजकता का नियम पता है। तो उस रूप में हम तोड़ देंगे जिसका विभाजकता का नियम हमें पता हो। तो अब इसी नियम से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का विभाजकता का नियम ये होता है कि लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, अगर 4 से कट गया तो ठीक है, वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, अगर नहीं कटता तो नहीं कट। तो यहाँ पर x की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो 28 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब x की जगह अगर 4 रखते हैं 48 हो जाएगा, तो भी 4 से कट जाएगा। x की जगह अगर 8 रखते हैं दोस्तों तब भी 88 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो कन्फर्म नहीं हो रहा है कि x की जगह 2 रखें, 4 रखें कि 8 रखें। तो अब 11 वाले का रूल लगा करके चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। तो 11 का रूल ये कहता है कि विषम स्थानों पे अंकों का योग, यानी 2 7 1 छोड़े 1 जो अंक आ रहे हैं विषम, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे, ये विषम स्थान होता है, उनका योग यानी 2 7 + 8 का योग माइनस सम स्थानों पे अंकों का योग, यानी 4 और x क्या है, 2 और चौथे स्थान पर हैं, तो इनको हम 4 और प्लस x कर लेंगे। अंकों का योग बराबर 0 के होगा या 11 के होगा, ये 11 का विभाजकता का नियम कहता है। तो दोनों को लेके चलेंगे, अभी पता चल जाएगा कौन होगा। तो 8 7 15, 15 2 17 हो जाएगा, और कोष्टक तोड़ेंगे तो -4 - x हो जाएगा। 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 - x हो जाएगा, और ये बराबर 0 और 11 है, यहाँ पर भी बराबर 0 और 11 लिख लीजिए।
अब यहाँ पर अगर x माइनस में उधर लेके आएंगे और मान लीजिए कि 0 अगर मानते हैं तो 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 आएगी, x की वैल्यू 13 आएगी। x की वैल्यू 13 रखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? पहले ही कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या, तो x की जगह अगर 13 रखते हैं तो ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं रखेंगे। तो x बराबर अब क्या रखेंगे, 13 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को उधर ले आएंगे, 11 को इधर ले जाएंगे तो घट करके कितना आ जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये संख्या 44 से भी विभाजित हो जाती है, साथ साथ x की वैल्यू भी हमारी 2 आ जाएगी। देखिए ये 28 भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 4 से। तो 4 और 11 दोनों से ये विभाजित हो रही है, इसका मतलब 44 से कट जाएगी। काम खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है x बराबर 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तरीका होता है, इसमें आपको विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 इनका विभाजकता का नियम क्या होता है, जिसमें आपको 4 और 11 के बारे में पता ही चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.0025% का भिन्न रूप होगा। किसका कह रहा है, 0.0025% का। पहले तो हम प्रतिशत को ख़त्म कर देते हैं, तो प्रतिशत को ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 2 अंक यहाँ पर 100 यानी 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को बाईं साइड और 2 स्थान इधर खिसका देंगे। यानी कि पहले 4 अंक के बाद दशमलव था, अब 6 अंक के बाद दशमलव बना देंगे, यानी 2 0 एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे क्योंकि भाग देना है, तो 0.00। अब देखिए ऑप्शन में सारे के सारे पावर के रूप में हैं संख्याएं, माइनस के पावर के रूप में, 10 के पावर के रूप में है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, दशमलव 2.5 के रूप में आया है। यानी 2.5 का मतलब ये हुआ कि इस दशमलव को हम ला करके इस 2 के और 5 के बीच में रखेंगे, तो हम दशमलव को कितना दाईं साइड ले जा रहे हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, जितना दाईं साइड हम लेके जा रहे हैं 10 पे उतनी माइनस पावर बना देंगे। माइनस, देखिए इधर लेके जाएंगे तो प्लस बनाएंगे, बाईं साइड ले जाएंगे प्लस बनाएंगे, और दाईं साइड ले जाएंगे तो माइनस बनाएंगे। इतना हो गया गुणे, और ये आपका 2.5 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लोगों को वर्गमूल निकालने की ट्रिक पता है तो बढ़िया है, लेकिन हम ट्रिक ही जानेंगे क्योंकि ये भाग विधि से तो आपको पता ही है वर्गमूल निकालने का तरीका। चलिए यहाँ पर कह रहा है 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कि 65 और 61 जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करके, इसका वर्गमूल पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आगे का काम हम करेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लास्ट वाले अंक को देखेंगे, क्या है, 1 है। तो 1 को हम देखेंगे किस किस के वर्ग के पास आता है। अगर 1 का वर्ग करते हैं तो भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग करने पर भी 81 यानी 1 आता है इकाई के स्थान पर। देखिए यही 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो यानी कि या तो हम 1 ले सकते हैं या तो 9 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा लेंगे इकाई के स्थान पर हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, इकाई वाला स्थान, इकाई वाला स्थान इन दोनों में से कोई लेंगे। अब उसके बाद इन 2 अंकों को काट देंगे, बचा 65। अब 65 को हम देखेंगे कि ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा, और फिर 9 का स्क्वायर करते हैं 81, यानी 8 और 9 के बीच में है, 8 और 9 के वर्ग के बीच में है। ये इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हमें ये नहीं पता कि 8 लेंगे कि 9 लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटी वाली संख्या ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, यानी 8 को ले लेंगे। अब 81 और 89 आ रहा है। अब 81 89 में कौन लेंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए 8 का वर्ग 64 आया है और 9 का वर्ग 81 आया। अब इन दोनों संख्याओं को मिलाएंगे, ये कि जो 65 है ये 64 के करीब है कि 81 के करीब है। तो आप कहेंगे कि 64 के करीब है, तो 64 छोटा वाला है ना, तो इन 9 और 1 में भी जो छोटा वाला होगा छोटा वाला लेंगे। अगर बड़े वाले के करीब रहता तो बड़ा वाला लेते, लेकिन छोटे वाले के करीब है, यानी कि ये 81 का वर्ग हो। वह इसका 65 61 का वर्गमूल कितना हो गया, 81 हो गया। अब आगे क्या कह रहा था कि 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। यानी 81 में क्या किया जाता है, इसके वर्गमूल यानी 81 के वर्गमूल से भाग दिया जाता है। तो कह रहा परिणाम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से, पहले वो क्या रहा है, यहीं पे आप 81 पे छोड़ के सोचेंगे डी ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, आंसर सही हो गया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 81/81 का वर्गमूल आप जानते हैं 9 होता है, 9 से 81 में भाग देंगे, आएगा 9। आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या की पहचान करनी है। कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर बहुत दूसरी टाइप की संख्या दी हुई है, तो इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। भिन्न छोटा बड़ा है वो तो आप सरलता से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रूट वाली संख्या आप कैसे निकालेंगे। हम ये जो रूट वाली संख्या है, जैसे रूट है उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे 4 क्या क्यूब रूट के रूप में, तो क्या 4 पर 1/3 पावर नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। ऐसे 6
4 रूट के रूप में है तो इसको 1/4 लिख दीजिए। ऐसे 245 पर 12 है तो 1/12 लिख दीजिए। कड़ी में जो रहती है वो संख्या क्या मतलब 1/, के रूप में है पावर। ऐसे ही 15 है उस पर भी क्या कीजिए 1/6 के रूप में लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3, 4, 12, 6 जो बटे में है उनका एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए किसका 4, 3, 4, 6 और 12 का। तो एलसीएम 12 ही आएगा। अब क्या करेंगे कि 12 से गुणा भी करेंगे, 12 से गुणा भी करेंगे और 12 से भाग भी देंगे ताकि इसमें बैलेंस रहे समीकरण, कोई फर्क ना पड़े। इतना क्लियर है। इसमें भी वही काम करेंगे 12 का गुणा और 12 से भाग, इसमें भी वही काम करेंगे 12 का गुणा और 12 का भाग, और इसमें भी वही काम करेंगे 12 का गुणा और 12 का भाग। और जो 1/12 उसको रहने देंगे, बाकी यहाँ पर काट लेंगे। ये 6 दूना 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 से कटेगा 1 आएगा, ये 4 से काटेंगे 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यानी कि 4 पर 4 पावर और उस पर 1/12 बना देंगे। ठीक है। इसी तरीके से 6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे और इस पर 1/12 पावर बना देंगे। इसी तरीके से 245 पर 1 पावर है तो मत लिखिए उसको, 1 पावर को 1/12 रहने दीजिए। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर करेंगे और उस पर 1/12 पावर बना देंगे। अब अंदर के काम को निपटा लेंगे क्योंकि ऊपर की जो पावर 1/12 1/12 सब में इक्वल हो चुकी है। जब इक्वल हो चुकी है तो जो अंदर का मैटर होगा उसी हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 हो गया। ठीक, इस पर 1/12, 6 को 36 छका 216 हो गया। इस पर 1/12 पावर। इसी तरीके से 245 पर 1 पावर है तो उसका वैसे ही रहने देंगे। और 15 कितना होता है 225 होता है और इस पर 1/12 पावर। अब पावर जब इक्वल है तो जो संख्या छोटी होगी वो छोटी है, जो बड़ी होगी बड़ी होगी। तो 216 सबसे छोटी संख्या है तो पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो 216 पर 1/12 पावर सबसे छोटी होगी। और 216 पर 1/12 पावर किसका पार्ट है, आप कहेंगे कि ये 6 वाले का पार्ट है, तो यही सबसे छोटी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट सरलीकरण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से। किससे, बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास में क्या कहता है, पहले ब्रैकेट एक बार वाली होती है, एक छोटी होती है, एक मंझला होती है और एक बड़ी होती है। तो इसी सीरियल में करेंगे, पहले बार वाली, फिर छोटी, फिर मंझला, फिर बड़ी। उसके बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर मतलब जैसे स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में, यानी कि कड़ी ओड़ी के फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, या ऑर्डर से ओ से आप भी होता है जैसे का के रूप में है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर डिवीजन होता है, भाग जानते ही है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुणा, उसके बाद एडिशन जोड़, उसके बाद एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। इस फॉर्म में इस सीरियल क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सब आंसर सही आएगा वरना गलत हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए 12 वाली तो है नहीं, छोटी ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट तोड़ेंगे उसके अंदर के हम काम को निपटा लेंगे। तो 7 + 7 रहने देंगे, गुणा बनाएंगे और इसके अंदर का देखिए पहले भाग करेंगे, तो जोड़ने से पहले भाग करना है। तो 7 × 7 1 हो जाएगा और इस 7 में 1 को जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा और ब्रैकेट भी टूट जाएगी। क्लियर हो गया, +7 और भागे 7 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फिर दोस्तों क्या करेंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो उसके अंदर का भी काम कर लेंगे। तो 7 वाले 56 हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे और उसके बाद फिर जोड़ेंगे। तो 56 में 7 जोड़ दीजिए 63 हो जाएगा। बड़ी वाली ब्रैकेट भी टूट गई, 7 भागे 7। अब क्या करेंगे, इसमें भी भाग दीजिए पहले, क्योंकि बोर्ड मास पहले भाग देने के लिए कह रहा है। तो 63 और ये आपका क्या हो जाएगा, भाग देंगे 1 आएगा, 63 में 1 जोड़ेंगे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किया जाने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जैसे 19 है, अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 आएगा, 16, शेष क्या बचेगा 3। ये शेष कैसे बचता है, इसमें घटाने से बचता है। यानी पुरानी वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 16 में 3 अगर जोड़ देंगे तो ये पुरानी वाली संख्या 19 निकल जाएगी। क्लियर है, यानी जोड़ना पड़ेगा। जो शेष बचता है वो संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें जोड़ा जाता है। तो पहले 12, 20 और 24 से जो छोटी से छोटी संख्या विभाजित होगी वो संख्या कौन सी होगी, तो वो उसका इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 20 और 24 प्लस शेष वाले को 8 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12, 20, 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। जो भाग विधि मालूम है वो भी, नहीं तो 60 से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, छोटी वाली संख्याओं से कट रही तो वही एलसीएम हो जाएगी, वरना उसका पहाड़ा पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 12, 24 से तो कट, 12 से 24 तो कट रही है लेकिन 20 से कटेगी नहीं। तो चूंकि 12, 24 दोनों एक दूसरे के गुणक ही दिख रहे हैं तो हम 20 वाले का पहाड़ा पड़ेंगे। 20 का पहाड़ा पड़िए 40, 24 12 से नहीं कटेगी। 20 × 60 नहीं कटेगी, 12 से कटेगी, 24 से नहीं कटेगी। उसके बाद देखेंगे तो 20 चौको 80 नहीं कटेगी, 20 5 100 नहीं, 20 6 120। 120 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी, तो यही एलसीएम हो जाएगा प्लस 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 128। बस हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि 2x + 3 भागे 5x + 4
तीन संबंधी 4 का त्रिक यानी त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद x का वर्ग। ये त्रिक क्या होता है? त्रिक ये जब तक नहीं पता रहेगा आप कैसे निकाल पाएंगे। इसका मतलब हुआ जैसे 2x + 3 है, ठीक है, भागे संबंधी 5x + 4 है, ठीक। अब इसको हम बराबर करेंगे 3 संबंधी 4 के, लेकिन बराबर सिर्फ नहीं करेंगे, त्रिक कह रहा है, इसका मतलब इसका 3 घात बनाएंगे। अब ये बैलेंस हो गया। इस तरीके कहने का जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से हम इस समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। इस टाइप का समीकरण बन गया। अब इस संबंधी को क्या हम भाग के रूप में नहीं लिख सकते? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए लिख लीजिए। और उसके बाद 2x + 3 अब बटे में क्या करेंगे 5x + 4 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्यूब जो है आपका उसको हटा लेंगे, यानी 3 त्रिके 9 त्रिके 27 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका इसमें, तो 64 का करेंगे 64 दूना 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 128 x हो जाएगा, और 64 3 4 3 12, 6 त्रिके 18, 18 1 19, 192 हो जाएगा। इसी तरीके से 27 का इसमें कर दीजिए, 5 7 35, 5 दूना के 13 x हो जाएगा, और प्लस आपका फिर करेंगे इसमें 4 में, तो 4 7 28, 4 दूना के 8, 8 2 10, 108 हो जाएगा। अब x की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल लीजिए। देखिए 92 है, यहाँ पर 108, 108 को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 92 बड़ा है 108 छोटा है, तो करेंगे तो ये घटा लेंगे। ऐसे ही इस 128 100 को उस पार ले जाएंगे तो 135 x में से घट जाएगा। 135 x में 28 घट गया तो बचेगा कितना 7x। 7x बराबर क्या हो जाएगा 108, और 192 में से 108 को घटा लीजिए तो 100 में से 100 गया, 92 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपका बचेगा दोस्तों 84। कितना बचेगा 84। x बराबर क्या हो जाएगा, काट लीजिए, 7 1 7, 7 दूना 14, x बराबर 12 आ गया। लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि आप 12 खोजेंगे, आपको निकालना है, कह रहा है x का वर्ग, यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 बरिया में 144। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, साझेदारी वाला क्वेश्चन है। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद शामिल हुआ। ए कोई कारोबार स्टार्ट कर रहा है, कितना लगा करके 75,000 रुपया लगा करके, और बी कुछ समय के बाद 37,500 यानी कम लगा भी रहा है और कुछ समय के बाद शामिल हो रहा है। तो कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 3 संबंधी 8 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, वर्ष के अंत में यानी पूरा 12 महीना, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ लग रहा है इनको क्या करने में दोस्तों, हिसाब करने में। 12 महीने में इन्होंने हिसाब किया, यानी साल के अंत में, तो जो ये फायदा था उसको 3 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा। तो जाहिर सी बात है 3 वाला जो होगा हिस्सा वो तो ए को ही मिलेगा, पहले भी आ रहा है, रुपया भी ज़्यादा लगा रहा है, और 1 वाला हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब अगर 100 रुपया रहा होगा तो 75 रुपया तो ए ले लेगा, 2500 रुपया बी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, तो बताएं बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो समय पूछ रहा है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ था। चलिए मान लीजिए कि ए लगा रहा है 75,000 रुपया, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और बी लगा रहा है 37,500, यहाँ पर 75,000 ठीक है, हाँ 37,500 रुपया लगा रहा है, कितने महीने के लिए। मान लेते हैं कि x महीने बाद, x मंथ बाद क्या हुआ, बी शामिल हुआ है, x मंथ बाद बी शामिल हुआ है, तो ये 12 माइनस x मंथ के लिए लगाया होगा बी, और ये बराबर जो लाभ का साझा होगा इसका क्या होगा 3 होगा, और इसका क्या होगा 1 होगा, वो तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब इस समीकरण से दोस्तों क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल देंगे। पहले काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कटेगा, अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 1 5, 50 25, 150 ऊपर हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो 5 7 35 यानी 75 हो जाएगा। 75 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 12 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 बारे 24 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर लेंगे, 8 का इसमें करेंगे, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बचा कट के, तो 12 माइनस x हो जाएगा, यानी 12 माइनस x बराबर 8 आएगा। तो x को उधर पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि माइनस में, और 8 को इधर कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 8 घट जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन बहुत स्पीड में होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है, जितना समय आपका बचेगा उतना ही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, यानी छात्र को 68 अंक मिले, लेकिन गलती से क्या हुआ कि 88 अंकित हो गए उसके अंक। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए, 0.5 बढ़ गए, यानी कि अगर कक्षा के औसत 60 रहे होंगे तो इसकी वजह से 65 हो गए होंगे, 65 हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 60 है नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, बस कुछ करना नहीं है। गलती से कितने अंक हो गए नोट, 88, होने कितने चाहिए थे 68, तो उसमें जो मिस्टेक हुई है उस अंक को पहले निकाल लेते हैं। कितने की मिस्टेक हुई है, आप कहेंगे 20 अंक की। तो दोस्तों उसकी वजह से कितना औसत बढ़ा, 0.5, बस उस बढ़ोतरी को उस गलती में भाग दे दीजिए,
तो हमारा मान निकल जाएगा, छात्रों की संख्या निकल जाएगी, यानी 200 बटे में 5 चौको 20, 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी छात्रों की संख्या 40। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार कर दीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 40 के वर्ग के यानी गुणे 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। बस मान निकाल दीजिए, हो गया। 40 का वर्ग 4 चौको 1600 और इसका 40% यानी 40% हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। और ऑलरेडी चौथाई वाला 4 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 160 आपका आंसर हो गया एक लाइन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है सुविका को 198 में वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। कह रहा है 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था, देखिए 198 रुपये की बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, 12% की इसको हानि हो रही है। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य, चूंकि विक्रय मूल्य मालूम 198 की बेच रहा है, जिसकी वजह से उसको 12% की हानि हो जा रही है। 198 वाले विक्रय मूल्य पर हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 198 लिखेंगे और 12% की हानि हो रही है, तो पहले इसमें 100 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और बटे में जितने की हानि हो रही है उसको 100 में से घटा देंगे। 100 - 12, बस हो गया आपका मान। कुछ करना नहीं है, इसको घटाएंगे तो नीचे कैलकुलेट कर लीजिए, 88 आएगा और गुणे 100 काटेंगे। देखिए कट रहा है, कट जाएगा। 4 से काटिए 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 22 कटेगा। 22 से काटिए तो 9 दूना 18, 9 दूना के 18 19, 9 बार जाएगा। और 25 नमा दोस्तों कितना हो जाएगा, 225 होगा क्या, बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य 225 आ गया, क्रय मूल्य आ गया 225। अब इसको अगर हम 8% के लाभ पर बेचें तो कितने की बिकेगी, तो 8% का लाभ निकाल लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 में इस 8 को जोड़ देंगे तो 108 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, और बटे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। 225 को 8% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा वो हम निकाल लें, यानी कितने की बेचे जाए। 8% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लें, कितने का हमें बेचें इसको, तो 108 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब काट लीजिए, 25 से काटेंगे तो ये आपका 25 जो है 25 नमा 225 होगा और ये 25 चौको 100। 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 7 28, 9 से कर लीजिए, 9 9 7 63, 9 दूना के 18, 18 24, यानी 243। 243 रुपये की अगर हम उस वस्तु को बेचें तो दोस्तों उस पर 8% का हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बेच कितने की रहा है, 198 रुपये की। तो वही पूछ रहा है कि कीमत को कितना बढ़ा करके बेचना चाहिए था। तो 243 में से क्या करेंगे, हम 198 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमें वो पता चल जाएगा। तो 8 हो गया, 8 5 13 45, यानी 45 रुपया अगर हम बढ़ा करके, यानी 198 की जगह हम 45 रुपया बढ़ा करके यानी 243 की बेचेंगे तो उसको 12% हानि के बजाय 8% लाभ मिलेगा। बस हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, बगैर सूत्र का हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे पहले पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है रुपया 600 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 600 का ना 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालेंगे तो ये पहले साल का ब्याज हमारा निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 60। अब दूसरे साल क्या होगा, पहले साल मूलधन क्या था, 600 था, लेकिन दूसरे साल 600 नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ये मैटर होता था, जैसे पहले साल 600 था, जब ये पूरा एक साल घूम करके आया तो ब्याज लेकर के आया 60। अब दूसरे साल क्या होगा कि ये 600 जो मूलधन था और ये 60 ब्याज लेकर के मूलधन अब हो जाएगा 60, 660। अब 660 पर हम 10% का ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों उसी रूल से ही निकाल लीजिए, प्रतिशत वाले से 0 से 0 0 0, यानी 50 66, यानी दूसरे साल उसका ब्याज बनेगा जो वो 66 रुपया बनेगा। अगर साधारण ब्याज रहता तो हर साल 60 60 60 बनता 3 साल के बाद, लेकिन यहाँ पर रूल कुछ और है। चक्रवृद्धि ब्याज में इसीलिए ब्याज ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज बढ़ता है, चक्र में घूमता रहता है, जिसकी वजह से ब्याज। 2 ही साल की बात थी तो जोड़ लीजिए 126, जो कि आपका आंसर हो गया। तीसरे साल की बात होती तो फिर इस पे क्या करते हम 66 660 पे जोड़ते तो 6 हो जाता, 6 दूना 12 हो जाता, यानी 726 उस कंडीशन में मूलधन का काम करता। फिर इस पे हम 10% निकालते और फिर उसको जोड़ते। तो इस तरीके से क्या होगा, ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाएगा। हमेशा साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा। पहले साल का तो दोनों का बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और साधारण ब्याज से।
तो यहाँ पर 126 देखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है। कह रहा है कि 1 घंटे में अगर न रुके तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, कह रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कै किलोमीटर का नुकसान हो रहा है रुकने पर। तो अगर हम देखें कि 9 रुकी रही है तो 45 किलोमीटर जा रही है, रुक रही है तो 36 किलोमीटर जा रही है, यानी आ रहा है 9 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है रुकने पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है न रुकने वाले से भाग दे देंगे, ये निकलेगा हमारा क्या, घंटे में, आवर में, लेकिन इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर मिनट पूछ रहा है, देखिए कितने मिनट रुक रही है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। चलिए हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से काटिए, 15 3 45, 15 चौको 60, 3 से काटिए, 3 3 9, 4 3 12, यानी कि दोस्तों 12 मिनट रुकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या है, समय और कार्य का क्वेश्चन है। कह रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है कि ए व्यक्ति है किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। कितने मिनट में, 48 मिनट में। जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि अगर वे एक साथ उस कार्य को करे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अगर दोनों मिल जाएं, यानी ए प्लस बी उस कार्य को करे तो कितने मिनट में पूरा होगा। सिंपल सा इसका सूत्र होता है, क्या होता है मैं बता देता हूँ, ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी, यानी कि ए का समय गुणे बी का समय बटे में ए प्लस बी का समय। बस रख दीजिए मान, यानी कि 48 मिनट प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 मिनट, सॉरी गुणे 60 मिनट बटे में 48 प्लस 60। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर ऊपर वाले को रहने दीजिए क्योंकि काटने में आसानी होगी। 48 गुणे 60, 48 गुणे 60 बटे में 48 प्लस 60 का मतलब 108। अब यहाँ पर भाग दीजिए, 6 से देखिए कट रहा है, 6 करने 6, 6 बटे 48, 6 बटे 48 हो गया। अब देखिए किससे कट रहा है दोस्तों, 2 से कट रहा है, 2 चौक को 8, 2 9 18, 3 से कट रहा है, 3 दूना के 6 और 3 3 9, यानी 20 चौक को 80 बटे में 3 मिनट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मिनट और सेकंड के रूप में दिया हुआ है, तो सही बटे में पहले इसको तोड़ लीजिए। 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर बचा 20, 3 छक्का 18, 26 आ रहा है, 26, और बाकी आएगा 2 बटे में 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस 2 बटे में 3 मिनट। अब यहाँ पर 2 बटे में 3 को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके लिए इसमें 60 से हम भाग दे देंगे। तो 3 से काटेंगे तो 20 3 60, 20 चौको 40, यानी कि 26 मिनट और दोस्तों क्या आएगा, 40 सेकंड आएगा। 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या करें, 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में क्या होगा। जैसे 4 वृत्त हैं, क्या कह रहा है कि 4 ठो वृत्त हैं इस तरीके से, ठीक है, 4 ठो वृत्त हैं इस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्पर्श कर रहे हैं। इस तरीके से स्पर्श कर नहीं रहा है, देखिए थोड़ा सा ढंग से बनाइए ताकि स्पर्श करे तो आपको पता चले ये स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा इसके द्वारा, ये हिस्सा जो है इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको सेंटर मान लेते हैं, इस तरीके से सभी का सेंटर है, इस सेंटर को हम आपस में ऐसे मिला देते हैं। मिलाएंगे एक वर्ग बनेगा, इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, तो वर्ग की भुजा का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, यानी कि 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है दोस्तों, अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 पार्ट दिख रहा है, ये 4 पार्ट त्रिज्या का दिख रहा है, 1 2 3 4, इस चारों भागों का अगर हम क्षेत्रफल मिलाएं तो एक वृत्त बनेगा। देखिए ये जो वृत्त खंड है, वृत्त खंड ये वाला दोस्तों आपका जो वृत्त खंड है, अगर हम उसको मिलाएं तो क्या होगा, एक वृत्त बनेगा कि नहीं, 1/4 वृत्त का 4 ठो है तो एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल, चारों चापखंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल चारों का निकालिए, एक वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इतना समझ में आ गया, चारों को मिला करके एक वृत्त बनेगा। वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो जो हिस्सा बीच वाला है वो निकल जाएगा, उसी का मान पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a भुजा मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है माइनस, तो और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, त्रिज्या a दी हुई है तो a का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका 4a² हो गया और माइनस पाई की जगह 22/7 रख देंगे और a² हो जाएगा। 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, 7 चौको 28 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 6a²/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 6² 7 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में जितना मुश्किल लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। जैसे 6 विभाग है, ABCD यहाँ पर दिया हुआ, ये विभाग है। क्या है? विभाग है ABCD, ये 6 विभाग है और ये कर्मचारियों की संख्या दी हुई जिधर इधर वाला, जैसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये जो ग्राफ है ये कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। तो कह रहे हैं विभाग ई और विभाग सी। विभाग ई और सी, देखिए सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। कह रहे विभाग ई और सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। बस आंसर सेकेंडों में दोस्तों। विभाग सी में कर्मचारी कितने हैं? 300 दिया हुआ है। कुछ आपको करना नहीं, सारी चीज़ें दी रहेंगी, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या माइनस कर दीजिए 50। इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा था कि विभाग सी और विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या है, तो 250 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। यानी कि कोई पिरामिड है जिसका आधार क्या दोस्तों, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है। अब इसी पे पिरामिड आपका खड़ा हुआ होगा, ऐसे आधार पर, इसी आधार पर ऐसे पिरामिड खड़ा हुआ होगा, यही आधार मान करके, ठीक है। इस तरीके से पिरामिड रहता है तो आधार उसका क्या है, त्रिभुजाकार आधार होता है। आप अपने दिमाग में सोचिए पिरामिड कैसा, उसका आधार त्रिभुजाकार होता है और ऐसे ही डायमंड जैसी शेप में वो ऊपर उठा रहता है, ठीक है। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई कह रहा है 30√3 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है और इसकी जो ये ऊंचाई दी हुई है, ये जो ऊंचाई कितनी है, 30√3 है। क्या है? 30√3 है। तो पिरामिड का कह रहा है आयतन क्या होगा। पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर में कह रहा है। देखिए सेंटीमीटर में आपकी आधार की भी भुजा की जो दी, आधार का मान भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आयतन भी सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। पिरामिड के आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणे आपका जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये होता है दोस्तों क्या होता है, पिरामिड के आयतन का सूत्र। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होता है, उसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, 8 दी हुई है, यानी 8 का वर्ग। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 30√3। बस आप इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, यही मान आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। चलिए 3 से काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा और ये 8 64 हो जाएगा। 64 को 4 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा और 16 का 10 में गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 बच जाएगा, कड़ी खत्म हो जाएगी। 16 3 48 480 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी कैलकुलेशन करना है, इतना ही फास्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 30 + 12√6 के वर्गमूल का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनका वर्ग करके देख लेंगे कि किसका मान वर्ग करने पर ये आ रहा है। बस दूसरी चीज़ देखिए, जो 30 + 12√6 दिया हुआ है, ये जो मान दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि a + b का होल का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मान होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab के फॉर्म में होता है, ठीक है। 2ab के फॉर्म में होता है और यही a - b का अगर होल का स्क्वायर हम करें तो क्या होगा, a² + b² - 2ab होगा। इतना क्लियर है, ये सूत्र मालूम है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो ये वस्तु दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है, ये क्या है, 2 के फॉर्म में ही है। इसको हम 2 × 6 × √6 लिख सकते हैं, यानी कि 2ab वाला हिस्सा है जो कि पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसलिए जो भी होगा a + b वाला वो प्लस वाला ही होगा, जो कि माइनस वाला जो होगा वो आंसर कभी भी हो नहीं सकता। तो ये मैं बता रहा था सिर्फ ये तरीका कि कैसे हम प्लस माइनस वाले को काटेंगे। अब बचा हुआ 2 ठो में हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, इसका पहले वर्ग करके चेक कर लेते हैं कहीं इसी से आंसर आ जाए। तो यहाँ से करेंगे तो पहले का वर्ग यानी 3 × 3 = 9 हो जाएगा और कड़ी का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, 9 दूना के 18 हो जाएगा। प्लस दूसरी का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। अब प्लस 2ab यानी कि इन दोनों का करेंगे,
3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 की वजह से 6 दूना 12 हो जाएगा और कड़ी में कड़ी का गुणा कर देंगे तो √6 हो जाएगा। अब ये देखिए 18 12 30 हो जाएगा प्लस 12 √6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए 30 प्लस 12 √6 है, इसी का वर्गमूल कर रहा था तो हमने उल्टे तरीके से निकाल लिया, यहाँ से आसान तरीका था। ठीक है, तो इसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे आंसर आया वहाँ पे टिक लगाइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो आपको पलक झपकाने भर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो क्या है 36 किलोमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि दूरी 45 मिनट में तय करा है, यानी टाइम समय जो दिया हुआ है टी 45 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 45 मिनट दिया हुआ है। तो कह रहा है उसकी चाल क्या होगी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। तो ये किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मिनट दिया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान देना, मैं यूनिट अभी बताया हूँ कि यूनिट पे ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। ये दिया हुआ मिनट में और पूछ रहा है घंटे में, तो इस मिनट को क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 45 गुणे क्या हो जाएगा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 यानी 45/60 कर देंगे तो ये आपका आवर में हो जाएगा। अब काट लीजिए 15 से, तो 15 3 45, 15 चौको 60 यानी 3/4 आवर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए डिस्टेंस आपका 36 है और आपका टाइम क्या हुआ 3/4 है, तो 4 बटे में तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। चलिए काट लीजिए, 3 से काटेंगे 12 बार जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 चौको 48 हो जाएगा। ये आपका किस में आया, किलोमीटर पर आवर में आया। यही आपका आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।